हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे, खुश खुश होंगे और अपनी लाइफ जी रहे होंगे। मैं फिर से आई हूँ और मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर समझाया था। आज मैं सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ। वो क्लियर अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ मुझे दोबारा कमेंट करके रिप्लाई कीजिएगा, ताकि मैं आपको अगर आपको वो वीडियो अच्छी ना लगी हो या फिर कुछ बात समझ में ना आया हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और एक बात और, अगर आप नोट्स चाहते हैं या PDF चाहते हैं किसी क्वेश्चन का तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर सेंड कर दूँगी। ठीक है। वैसे अगर आपको जब चाहिएगा मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एग्ज़ाम से पहले PDF और क्वेश्चन, कुछ खास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं उन क्वेश्चनों को आपके पास ज़रूर भेज दूँगी। ठीक है। और हाँ, जो हमारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो प्लीज़ मुझे कमेंट में रिप्लाई कर दे, ताकि मैं उसका कॉम्पिटिशन में उनका नाम लिख सकूँ। इसलिए कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करना। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, दो ध्रुवता का अंत। दो ध्रुवता का अंत यानी सोवियत संघ का अंत। दो ध्रुवता मतलब दो ध्रुवता नहीं, यानी कि पहला ध्रुवता जो था वो था अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ, यानी उसका अंत। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो सोवियत संघ था उसका अंत किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्या हो गया कि वो इतना अच्छा देश और इतने राज्यों से, इतने देशों से मिल के बना हुआ देश, साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे अंत हो गया गणराज्य का उसका। तो उसको भी हम इसमें जानेंगे, क्या कमी आ गई थी इसमें और क्या क्या खूबियाँ थी सोवियत प्रणाली में, ये सब जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए टाइम जाया ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर 2 का जो आता है वो सोवियत प्रणाली क्या है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपकी बुक में कि सोवियत प्रणाली क्या है, और इसको याद जरूर रखना। चलिए पढ़ते हैं। समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR यानी रूस में हुई 1917 की साम्यवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई। जो सोवियत संघ था वो कब सोवियत संघ साम्राज्य कब अस्तित्व में आया था? 1970 के बाद। 1 नंबर का क्वेश्चन में आपको आता है कि 1970 जो सोवियत गणराज्य था वो कब आया था अस्तित्व में, तो आपको ये लिखना होगा 1970 के बाद आया था। ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है। आगे पढ़ते हैं। ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध हुई थी और समाजवादी के आदर्शों का समतामूलक समाज की जरूरत को प्रतीत थी। यह समाज मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। देखिए, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा जो मैं आपसे कहती हूँ कि देखिए, अगर आप जब भी किसी भी चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिख के देखना ज़रूरी होता है। ठीक है। पूरे यूट्यूब में ये नहीं बताएंगे, जितना लिखोगे उतना आपको आएगा। तो इसमें ये था कि जो सोवियत संघ था वो उसके बारे में, उसकी खूबियों के बारे में लिखा गया है कि क्या था वहाँ पर, क्या क्या नहीं था और क्या कारण थे हमने उसको खो दिया। बहुत
अच्छा भी था, और हम इसके बारे में अभी डिफाइन भी करेंगे। तो इसमें तो अभी तक यही बताया गया है कि अभी रूस की क्रांति के बाद ही अस्तित्व में आया था, क्योंकि वो किसके खिलाफ था? पूंजीवादी यानी अमेरिका के खिलाफ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे करने में सोवियत प्रणाली की निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीति की प्रणाली की ध्रुवी कम्युनिस्ट पार्टी थी। यानी देखो, एक नंबर का क्वेश्चन में ये भी आता है कि सोवियत राजनीति प्रणाली की ध्रुवी कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। यानी उस टाइम जब विघटन हुआ तब उस टाइम किसकी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी की चल रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से किसी अन्य राजनीति दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। यानी जो पार्टी थी वो एक मूल्य पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसमें और कोई पार्टी शामिल नहीं हो सकता था और ना ही कोई चुनाव लड़ सकता था। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य की नियंत्रण में थी। जो अर्थव्यवस्था थी वो किसके राज्य में थी? किसके नियंत्रण में थी? योजनाबद्ध के। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इसे फासीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया। किसके चंगुल से मुक्त कराया? फासीवादी के चंगुल से मुक्त कराया। आगे चलते हैं। इन सभी देशों की राजनीति और समाजवादी व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के तर्क पर ढाला गया है। आगे देखते हैं। इनमें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। इन्हें ही किसे कहा जाता है? समाजवादी को ही दूसरी दुनिया या समाजवादी खेमे को कहा जाता है। जैसे मैंने कहा ना अभी, दो ध्रुवीयता का अंत, जो दूसरी ध्रुवीयता था वो कौन थी? सोवियत संघ ही थी। ठीक है, वो समाजवादी ही थी। ठीक है, आगे चलते। इस खेमे में समाजवादी सोवियत गणराज्य था। जो सोवियत गणराज्य क्या था? इस समाजवादी का नेता था। आगे देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद। कब उभरा? दूसरे विश्व युद्ध के बाद। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। यानी जब अमेरिका को हम अगर मान लो कि अमेरिका नहीं है, तो हम अमेरिका को हटा के जो सबसे ज़्यादा विकसित देश थी वो कौन सा था? सोवियत संघ था। ठीक है, सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। कौन सी प्रणाली सबसे उन्नत थी? संचार प्रणाली। मैंने अभी इसमें तो अभी बताया नहीं, इसमें तो और भी इतने ऐसे बातें होंगी, इतनी अच्छी चीज़ें होंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपके मन में यही माइंड में बात आएगी कि जब इतनी चीज़ें इतनी अच्छी थी, वहाँ की क्वालिटी थी इसमें, तो वो क्यों विघटित हुआ? तो हम वो भी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन तथा जिसमें खनिज तेल, लोहा इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल थे। यानी ये सब उनके पास मिलते थे। लोहा हुआ, तेल हुआ, खनिज हुआ, ये सब की कोई कमी नहीं थी वहाँ पर। सोवियत संघ के दूर दराज इलाके में भी आवागमन की सुव्यवस्थिति और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग और बहुत उन्नत थी। जो वहाँ पर घरेलू उत्पाद था वो भी इतनी उन्नत थी ना कि कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और वहाँ पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ें उत्पादन वहाँ होता था। यानी
देखिए वहाँ पर हर चीज़ मिलती थी, हर चीज़ बनती थी, एक पिन से लेके कार तक जो भी चीज़ है ना वो सब वहाँ पर मौजूद होती थी, वहाँ पर हर चीज़ बनाई जाती थी। आगे देखते हैं चलिए। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनाने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिम देशों के स्तर भी नहीं थी। देखिए हम ये कहा गया है कि सोवियत संघ जो था वहाँ पर हर चीज़ मिलती थी, लेकिन भले वो जो अमेरिका था उसके बराबर ना हो, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ की कमी नहीं थी। ये बात है कि हाँ इसकी क्वालिटी भले कम हो, ये कह सकते हैं कि हाँ उसकी क्वालिटी अमेरिका से ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं थी। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक नियुक्त जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चे की देखभाल और लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियासती दर पर मुहैया कराती थी। बेरोजगारी नहीं थी। यानी देख लीजिए, देश में सबसे बड़ी आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है? रोजगार की। और यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है। और देखिए वहाँ पर बेरोजगारी ही नहीं थी, वहाँ पर बच्चों की देखभाल हुई, शिक्षा हुए, हर चीज़ की वहाँ पर ज़रूरत। मलकियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य संपदाओं तथा स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण की राज्य का ही था। जो राज्य सब चीज़ों पे किसका नियंत्रण था? उत्पाद हुआ या बच्चों की शिक्षा हुई, सब पे किसका नियंत्रण था? सरकार के थे। और जो सरकार था वो उनको इतनी अच्छी ज़िंदगी देता था कि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यानी देखिए ये है नेगेटिव पॉइंट। यानी धीरे धीरे क्या हुआ कि सरकार का तो सब पे नियंत्रण था ही, फिर लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो तानाशाही बनने लग गया। जो सरकार थी वो तानाशाही बनने लगी, नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। ये आपको एक पॉइंट मिलता है विघटन में। क्या क्या मतलब कि इसकी कमियां लिखने में आपको एक पॉइंट आपके काम आएगी, ठीक है, इसे याद रखिएगा। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। यानी देखिए सबसे मेन बात यह है कि अब लोगों के ऊपर तानाशाही नौकरशाही का जो शिकंजा था वो कसता चला गया, और जो उनका जो नेता था वो तानाशाही होती रह गई। तो लोग लोकतंत्र की बुराइयां कैसे करते थे? वो कार्टून के जरिए या फिर चुटकुलों के जरिए अपने जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करते थे कि हाँ हमारे जो देश है ऐसा बन गया। यानी देखिए आपने न्यूज़ देखते होंगे। आज के ज़माने में कौन न्यूज़ नहीं देखता? आप भी न्यूज़ देखते होंगे। और न्यूज़ में आपने देखा होगा सो सॉरी आता है, सो सॉरी। उसमें कार्टून दिखाते हैं, देश के जो नेता है वो सब भी दिखाते हैं। तो उसी तरह से वो भी कार्टून में व्यक्त करने लगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल की सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था।
यानी मैंने आपको बताया ना, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसी का शासन चलता था। अब इसमें क्या हुआ, ये इसमें गहरा अंकुश संस्थाओं का चलता गया। चलिए आगे देखते हैं। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। यानी मान लीजिए कल को हमारे देश में कोई नेता आता है और यहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है, तो नेता के सामने जब हम किसी को वोट देते हैं तो हमें इस चीज़ का तो हक होता है कि हम किसी से सवाल भी करें, कि हम जब हमने अपने लिए चुना है तो हम उससे सवाल करें। लेकिन वो जो थी, वो वहाँ के जो नेता थे वो जवाबदेह नहीं थी। अगर कोई जनता उससे कोई सवाल करता है तो उसकी मर्जी थी वो जवाब देता है या नहीं थी, ना दे। ये होता है जवाबदेह ना देना, जवाबदेह नहीं थी। आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों में साथ संभाल और अपने के लिए 15 गणराज्य को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ की नक्शे में रूस संघ 15 गणराज्य में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रमुख था। देखिए, उस वक्त सोवियत संघ की राजधानी कौन सी थी? सोवियत संघ की राजधानी जो थी वो रूस थी। ये भी याद रखना, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें ये जनता का कहना ये था कि जो 15 गणराज्य है, यानी 16 गणराज्य थी, जिसे क्या बना था, सोवियत संघ बना था। तो जनता कहती थी हमारे वोट देने से ही ये सब जो है एक हुए हैं। लेकिन जनता, जो नेता था वहाँ का, वो इस बात से इनकार करता था। इन क्षेत्रों में जनता का अक्सर उपक्षेत्र और दमिल महसूस करती थी। इसलिए देखिए, ये धीरे धीरे ये जो नेता था वहाँ का, उसके वजह से ये सब कमियां आने लगी। और ये धीरे धीरे कमियां आने के वजह से जो सोवियत संघ था वो विघटित हो गया। आगे देखिए, हथियारों की होड़ एक और बात है। जो सोवियत संघ का विघटन में हम जब लिखते हैं कि वो विघटन हुआ, तो हथियारों की होड़ भी जरूर आता है। देखिए, ये भी आपका एक पॉइंट बनता है। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका के बराबर का टक्कर दी, लेकिन इसे इनकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। जो सोवियत संघ था वो सोचता था, उसे लगता था कि अमेरिका जो है वो क्या पता कि मुझसे ज़्यादा उसके पास हथियार है, हमें नहीं पता है। इसलिए वो जितना भी ज़्यादा खर्च करता था, वो क्या करता था, हथियारों में खर्च करता था। ये इस वजह से भी उसकी जो है विघटन हो गया। आगे देखते हैं। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिम देशों की तुलना में के पीछे रह गया। जो सोवियत संघ था वो प्रौद्योगिकी की तुलना में पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि वो हथियार की होड़ में लग गया, इसलिए वो पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सोवियत संघ अपनी नागरिकों की राजनीति और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। एक पॉइंट और बनता है कि जो वहाँ की जनता थी उसकी आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। ठीक है, ये सब आपको मैं पॉइंट बना के दूंगी, लेकिन एग्ज़ाम में, क्योंकि मुझे पता है कि वैसे आपको मैं नोट्स भी दूंगी, जो आप कॉपी निकालिए और पढ़ा के लिखा करिए, जो मैं आपको पॉइंट बताऊं, जिससे आपका नोट बन सके। ना बन सके, वैसे आप खुद बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, वैसे मैं तो आपको नोट दे ही दूंगी। आगे देखते हैं। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया और सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई। देखिए, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने के कारण क्या हुआ, सोवियत संघ की व्यवस्था कमज़ोर हो गई। आगे देखते हैं। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में
में पश्चिम देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह से प्रौद्योगिकी वस्तु में कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1917 में के दशक में अंतिम वर्षों में व्यवस्था गड़बड़ा रही थी और अंत ठहर ही सी गई। यानी देखो, व्यवस्था का ठहरना, हथियारों की ओर, जनता की आकांक्षा को पूरा ना करना, ये सब आपका क्या बनता है पॉइंट। देखिए, अगले वीडियो में हम विघटन कैसे हुआ सोवियत संघ का वो पढ़ेंगे। तब तक आप इसको याद कीजिए, पढ़िए और देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, जो आपको क्वेश्चन में पेपर में बहुत ही ज़्यादा क्या करेंगे, मदद करेंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पार्टिसिपेट करने के लिए कंपटीशन में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि जिसको आप पार्टिसिपेट करना है, ताकि मैं उसको रूल बता दूं, गेम बता दूं, और जिससे आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट पाते रहिए हर महीने। हर स्टूडेंट को यानी हर महीने कोई ना कोई ट्यूशन, हर स्टूडेंट में से कोई ना कोई जीतेगा, जिसको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेंगे। चलिए, जब तक हम बाय, खुश रहिए और याद करते रहिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए।